बात करते हैं। बच्चों ने बहुत सारे इश्यूज़ बताए, उनके खुद के इश्यूज़ बताए। पहला वाला इशू मैंने जो आपके साथ शेयर किया कि मम्मी मुझे फ्रेंड्स के साथ सोना बुलाती है करके, वो बहुत एक इफ़ेक्टफुल ये था हमारा कि वहाँ पर हम लोगों ने काम करने के लिए शुरू किया, तो हम लोगों को पेरेंट्स का काउंसलिंग शुरू करना पड़ा। एडोलिसेंट्स के साथ हम लोगों को पेरेंट्स का भी काउंसलिंग शुरू करना पड़ा कि आप लोग एडोलिसेंस, अपना बच्चा जब टीनेजर्स में आ रहा है तो पेरेंट्स का बिहेवियर किस तरह से होना चाहिए, ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। उसमें हम लोगों ने फिर एक बहुत सारे नासिक के जो स्कूल्स थे, तो वहाँ से हम लोगों ने डेटा कलेक्शंस किया, एक क्वेश्चनरी तैयार की, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके, सोशल, फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल, सब उस पर एक क्वेश्चनरी तैयार की और उसका डाटा एनालिसिस किया। तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो थे, तो वो मेंटली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे। हम लोग बात करते हैं कि ठीक है, वो एज जो होता है वो ट्रांसमिशन का एज होता है, जो कुछ समझ में आता भी है, कुछ समझ में आता भी नहीं है, लेकिन कुछ सुनने की भी इच्छा नहीं रहती है बच्चों की। तो उस एज में उनका मेजर इश्यूज था मेंटल इश्यूज, मेंटल प्रॉब्लम्स, कन्फ्यूजन्स, कुछ डिसीजंस नहीं ले पा रहा हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कुछ तो हो रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह से बच्चों के आंसर्स थे हम लोगों को। तो हम लोग उसके बाद फिर वो सब एनालिसिस हुआ, प्रपोजल्स वगैरह तैयार हुआ, उसके बाद बहुत अच्छे से हुआ था। वो एक हमारा टास्क था, वो प्रैक्टिकली नॉलेज उसमें हम लोगों को एडोलिसेंस हेल्थ का मिला। गवर्नमेंट सिस्टम्स तो चाइल्ड हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, सभी इश्यूज़ पे हम लोग काम करते हैं, लेकिन एडोलिसेंट्स हेल्थ के लिए अभी गवर्नमेंट के पास भी मुझे नहीं लगता आरकेएस के ये एक इफ़ेक्टिव योजना। इसके अलावा मैं आपको और कुछ उसमें ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ। आरकेएस के अंडर अलग अलग है, जैसे कि वीप्स है करके, वीकली आयरन फॉलिक एसिड्स गोलियाँ हम लोग देते हैं बच्चों को। तो वो एक प्रोग्राम से पी एजुकेटर, आप में से ही कुछ बच्चों को है तो हम लोग है तो पीयर एजुकेटर्स बनाते हैं, और उनके थ्रू ही कुछ जो बच्चों को प्रॉब्लम्स है वो क्लिनिक्स तक लाने के लिए मदद कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग आरकेएसके के थ्रू काम करना चाहते हैं। सेकेंड थिंग, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, आईसीडीएस है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग योजना एडोलिसेंस के लिए चल रही है उनकी भी। अगर यही कोलैबोरेशन एक जगह पे हो जाए, जहाँ की आंगनवाड़ी सेविका आईसीडीएस डिपार्टमेंट से हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से आशा है, एएनएम है, डब्ल्यूसीडी के उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं, अगर इन लोगों को हम लोगों ने एक जगह पे, क्योंकि वो भी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, हम लोग भी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, डब्ल्यूसीडी भी ट्रेनिंग्स दे रही है, अलग अलग से सब पूरा प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उसके असर्स, उसके आउटकम्स भी हम लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन अगर इन लोगों ने ही एक जगह पे आके अगर उन लोगों ने काम किए, तो फिर बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखाई दे सकता है एडोलिसेंस हेल्थ के बारे में, जो कि आज हम लोग इंडिया, महाराष्ट्र या तो फिर अपने अर्बन एरियाज़ में भी देख रहे हैं। उससे भी बहुत परसेंटेज में हम लोग देख सकते हैं अच्छे से। तीनों डिपार्टमेंट्स को एक जगह पे लाने के लिए पहले तो जीओआई जब गाइडलाइंस तैयार करके हर एक स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उनका एक हर एक गाइडलाइंस में उनका यही इश्यूज़ रहता है कि आईसीडीएस के साथ ये स्कीम्स है, इसके साथ ये कोरिलेट हो सकता है। फिर भी अभी हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू हम लोग आंगनवाड़ी सेविकास जो अपने अर्बन्स में भी काम कर रही हैं, आशास हैं, उनको भी, और एएनएम्स, इन तीनों को हम लोग एक जगह पे लाने के लिए सोच रहे हैं, ताकि इनके माध्यम से जो भी अलग अलग स्कीम्स चल रही है आईसीडीएस की, हेल्थ की, डब्ल्यूसीडी की, तो इन सब का कोलैबोरेशन करके किस तरह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज पर, तीनों का एम एक ही है कि सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं उनको। तो फिर वो अलग अलग स्टेज पे ना देते हुए एक जगह पे लाने के लिए गवर्नमेंट्स के यहाँ पे भी पूरा प्रोसीजर्स चल रहा है। हम लोगों ने भी बहुत, स्नेहा ने भी हम लोगों के लिए बहुत हेल्प किया था कि कन्वर्जेंस किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, उस पर भी गवर्नमेंट काम कर रहा है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट का काम है, ये एक जगह पे या तो फिर स्टेट लेवल पे या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तो फिर इस तरह से ना होते हुए सोसाइटी तक वो सर्विसेज किस तरह से पहुंचाई जाए, इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। थैंक यू स्वाति। जस्ट कल नंदी फाउंडेशन ने एक सर्वे किया, आपने अपना ही था कल, लेकिन वहाँ पे सभी एजुकेशन इंडिकेटर्स में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो एस्पिरेशन बहुत आगे बढ़ रहे हैं युवकों के, लेकिन हेल्थ इंडिकेटर्स जो अनीमिया, बीएमआई, मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड ओपन डेफिकेशन,
उसमें हम लोग काफ़ी पीछे रह गए। तो उसके बारे में NHM क्या कर सकते हैं? एक्चुअली एनीमिया ये बहुत मेजर प्रॉब्लम्स आ रहा था, इसीलिए हम लोगों ने वो IFA जो मैं बोली ना, वीकली आयरन फॉलिक एसिड्स, ये एक सप्लीमेंट्री शुरू किया उसके साथ ही। सेकेंड थिंग, जो इश्यूज आ रहे हैं हेल्थ के लिए, NHMs के माध्यम से तो बहुत सारे स्कीम्स रन हो ही रहे हैं। वहाँ पर एक ज़रूरत इतनी है कि जो इश्यूज आ रहे हैं वो उस पे कार्रवाई करते वक्त, स्कीम्स बहुत है गवर्नमेंट के पास, लेकिन वो पहुंच नहीं रहे हैं, वो ज़्यादा एक है। क्योंकि आयरन फोलिक एसिड्स के सप्लीमेंट्स के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो ये जो एनीमिया का जो प्रॉब्लम है, तो वो इसके थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं, या तो फिर अलग अलग से जो स्कूल्स में भी हम लोग सप्लीमेंट्री देते हैं, जो ICDS के थ्रूज देते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ फाइंड आउट होते हैं तो वहाँ पे वो हेल्थ डिपार्टमेंट ही कोऑर्डिनेट करके दे रहा है। जैसे कि एक मेरा कहने में रहेगी में RBS के प्रोग्राम हैं, उसके थ्रू हम लोग जो आपकी 10वीं तक की स्कूल्स के जो बच्चे हैं, आश्रम स्कूल्स या तो फिर 5 to 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं, उनके लिए हम लोगों ने RBS की एक स्कीम शुरू की है। उस स्कीम में हर एक स्कूल में जाके अपने डॉक्टर्स की टीम्स जो रहती है वो बच्चों को चेकअप करती है, उनके थ्रू उनको तो सर्विसेज, फिर बच्चे में अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो उसको किस तरह से सर्विसेज दी जाती है, स्पेशल ट्रीटमेंट्स, उनके हार्ट सर्जरीज के इश्यूज है, वो भी हम लोग तो हेल्थ डिपार्टमेंट्स के थ्रू कर रहे हैं, और ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हो रही हैं। राजीव गांधी जीवनदायी योजना, ये एक जो स्कीम्स है, उसमें तो पूरी मतलब इंश्योरेंस जो कंपनीज हैं वो ही पे कर रही हैं, हम लोग सिर्फ बच्चों को हॉस्पिटल्स तक लेके जा रहे हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट के थ्रू भी अलग अलग चीज़ों पे काम हो रहा है। Thank you, Swati. Akshata, can I ask you now to talk a little bit about legal framework and what exactly are the facilities available for adolescents, especially with regard to enforcement of rights and child sexual abuse? तो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, और अगर कुछ गलतियाँ हो जाए तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। तो आज सारे पैनलिस्ट ज़्यादातर एडोलेसेंट हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, और मैं भी एडोलेसेंट हेल्थ के बारे में ही बात कर रही हूँ, पर थोड़े अलग तरीके से, लीगल और जुडिशल एस्पेक्ट से, कि एडोलेसेंट सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स, इज दैट ट्रांसलेशन? इट्स ओके, ओके। SRHR जो कहते हैं, उनको कायम रखने के लिए कौन कौन से सरकारी विभाग काम करते हैं और उनके साथ में काम करने का क्या महत्व है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं चाइल्ड अब्यूज़ का उदाहरण ले रही हूँ, क्योंकि चाइल्ड अब्यूज़ जो है, बाल शोषण, एक ऐसी अपराध है जो जिससे इन SRHR अधिकारों पर बहुत बड़ी आंच आती है, और ये समस्या भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है भारत में। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक हर 15 मिनट किसी बच्चे के साथ बाल शोषण होता है। तो इसलिए मैं इसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो मैंने जब बाल शोषण के बारे में पहले सुना था तो मुझे तो लगा कि ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन फिर जब मैंने इस इशू के बारे में और पढ़ा और समझने लगी, तो मुझे समझ में आया कि सबसे पहला जो स्टेक होल्डर है वो हेल्थ सिस्टम है। एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है जो 2013 में पास हुआ था। उसके मुताबिक अगर कोई भी लड़का हो या लड़की गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल के पास आए और कहे कि उनके साथ चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है या रेप हुआ है, तो उनकी सहायता करना, उनको ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है कानूनी तौर पर। लेकिन ये कानून होना ही काफ़ी नहीं है। अगर एडोलेसेंट्स को पता नहीं है कि ये उनका हक है ट्रीटमेंट, तो वो जाएंगे नहीं, वो कतराएंगे हॉस्पिटल्स के पास जाने से। दूसरी बात, अगर जो लोग हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, अगर उनको इस कानून के बारे में पता नहीं है या उनको प्रोसेस ठीक से पता नहीं है,
या ये भी नहीं पता कि उनका बर्ताव कैसा होना चाहिए, कि इन बच्चों से कैसे बात करनी चाहिए, क्या प्रश्न पूछने चाहिए और क्या प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। जैसे कि पास्ट सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में कोई भी कमेंट्स डालना गलत है। और तो और वो लोग कुछ गलत प्रैक्टिसेस भी करते हैं जो बहुत पुराने ज़माने में करते थे और अभी बिल्कुल गलत है। जैसे 2 फिंगर टेस्ट, उसमें आपको अगर समझ में आया तो मैं एक्सप्लेन कर, शुड आई एक्सप्लेन? ओके श्योर। तो 2 उंगली लेकर चेक करते हैं कि अगर वजाइना टाइट है तो कहते हैं कि हो ही नहीं सकता कि रेप हुआ है। ये मेडिकली तो गलत है और बच्चे को इतना परेशान करता है और उत्तेजित करता है। तो क्यों होती हैं ये चीज़ें? क्योंकि इन मेडिकल वर्कर्स के साथ शायद उनको बाल शोषण के बारे में ठीक से सिखाया नहीं गया हो, या फिर उनको इस कानून और उनके प्रोसेस के बारे में समझाया नहीं गया हो, ट्रेनिंग्स नहीं हुई हैं उनके साथ। तो वो इन पुराने ख्यालातों में ही फंसे रहते हैं कि जैसे कि अगर लड़की का पास्ट सेक्सुअल हिस्ट्री है तो मतलब उसका रेप हो ही नहीं सकता है। तो इस सब का सबसे जो गहरा इफ़ेक्ट है वो बच्चे पे ही होता है जो सर्वाइवर है। उसको 2 चीज़ें होती हैं, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलती है तो इन्फेक्शंस हो सकते हैं, प्रेगनेंसी हो सकती है, और उसे साइको सोशल सपोर्ट भी नहीं मिलती है, जैसे काउंसलिंग और थेरेपी, जो ऐसे सदमे के बाद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और चीज़ जो नहीं होती है वो है एविडेंस ठीक से कलेक्ट नहीं होती है। जो अगला विभाग जो है पुलिस, उनके लिए बहुत क्रूशल है कि मेडिकल वर्कर्स जो हैं ठीक से और अच्छे प्रोसेस से एक एविडेंस इकट्ठा करे, क्योंकि एडोलेसेंस के लिए अपना केस बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। हम में से कौन है जो ऐसे ही पुलिस थाने में जा सकते